जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ मनीषा नेगी, प्रथम पग फैकल्टी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट फ्रॉम संदीप सर्स डून डिफेंस एकेडमी। आज जो हम एनडीए का टॉपिक जो कवर करेंगे, स्पेसिफिकली जो आपको दिख रहा है यहाँ बोर्ड में, हम सब्जेक्ट जो स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री वैसे एनडीए में आपको पता है, जैसे आपने देखे भी हैं कि केमिस्ट्री का पार्ट बहुत कम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइड बाय साइड ये पार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है। अगर हमने इन कंटेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बोर्ड पे आप देख सकते हैं 10 टॉपिक्स लिखे हैं। इन कंटेंट्स को अगर हमने प्रॉपरली अच्छे से इनके बेस भी स्टार्ट कर लिए तो हमारा इजीली एनडीए में केमिस्ट्री वाला पार्ट तो 100% क्लियर है। तो ऐसा करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं कंटेंट से और टॉपिक्स देखेंगे पहले कि कौन कौन से टॉपिक है जो हमें एक्चुअली केमिस्ट्री में पढ़ने हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, द फर्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर। सेकेंड टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इसमें हम चेंजेस पढ़ेंगे। मेटल नॉन मेटल्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड रेडियो एक्टिविटी। ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा हो सकता है लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वाले पार्ट में हम बड़ा बेसिक और बड़े जेन्युइन वे में केमिस्ट्री को एक्सेप्ट करेंगे अपने लिए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो कि वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा इसे करने में। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आई थिंक आपके फ्यूचर में भी बहुत काम आएगी कि केमिस्ट्री हमारे डे टू डे लाइफ में कहां यूज होती है और हम उसको एक्चुअली कहां यूज कर सकते हैं। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर, जब मैटर की बात आती है तो मैटर कहते हैं कि क्या चीज हमारे नेचर में एग्जिस्ट कर सकती है। मैटर कुछ नहीं होता, कोई भी चीज दुनिया में जो थोड़ी सी स्पेस घेर रही है और उसका कुछ मास या वजन है, उसे मैटर कहते हैं। तो मैटर को जब हम बात करते हैं तो मैटर को हम कहते हैं एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं जो मास रखती हैं, एंड एक और बात इसके साथ थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहती हूं, केमिस्ट्री में जब भी आपको मास और वेट की चीजें बोली जाएगी तो आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि मास एंड वेट दोनों के दोनों एक ही टर्म होते हैं केमिस्ट्री में, बट फिजिक्स में हम दोनों को एक अलग टर्म से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी चीज जो मास और स्पेस को ऑक्यूपाई करे, जैसे मैं यहां पे खड़ी हूं तो मेरा कुछ वजन होगा, कुछ मास होगा, किसी चीज से मैं कंप्राइज हूं, और थोड़ी सी जितनी जगह है मेरे आसपास जो मैं ले रही हूं, ये सब क्या है, मैटर। तो हमारी दुनिया में आई थिंक हर कोई मैटर है अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो यही चीजें हमने मैटर में पढ़नी है। जब हम मैटर में पढ़ते हैं तो मैटर की हम 3 स्टेट्स को पढ़ते हैं। हालांकि अब हम अपग्रेड हो गए हैं, हमें पता है कि टोटल जो हम पुराने टाइम से पढ़ते आते हैं कि मैटर की स्टेट्स क्या होती है। तो सबसे पहली स्टेट जो हम पढ़ते हैं उसे बोलते हैं सॉलिड, दूसरी स्टेट लिक्विड, और तीसरी स्टेट जो हम पढ़ते हैं गैसेस। इसके अलावा 2 नई, चौथी और 5वीं स्टेट भी है जो हमें एक्चुअली सिर्फ याद रखनी है, इसके बारे में कोई डिटेल में पूछता नहीं है। एक होती है बोस आइंस्टाइन सुपर कूल लिक्विड, या सब्सटेंसेस बोल सकते हैं, और लास्ट प्लाज्मा, जो आई थिंक हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं स्टेट को, बट पता नहीं चलता कि ये स्टेट है कौन सी। प्लाज्मा स्टेट, फॉर एग्जाम्पल आप फायर को देखिए, फायर को अगर आप देखते हो तो ना आप उसे गैस में ना उसे सॉलिड में, कहीं ना कहीं बीच में आप उसे रिप्रेजेंट करते हो। तो उस स्टेट को जहां हम गैस के आयंस को हाईली एनर्जाइज्ड कर दें या हाईली चार्ज्ड कर दें, उस स्टेट को प्लाज्मा कहते हैं। तो आपको प्लाज्मा और ये चौथी वाली बोस आइंस्टाइन सुपरकूल जो लिक्विड्स है उसको आपको पढ़ना नहीं है, हमें फोकस करना है ये 3 स्टेट्स में जिसे कहते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सॉलिड्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो रिजिड हो, मतलब किसी भी चीज को हम पिचका नहीं सकते, फोर्सफुली हम उसे क्या कहते हैं, जोड़ नहीं सकते या किसी को तोड़ नहीं सकते, राइट। दूसरी चीज, इनकी वॉल्यूम जो होती है और शेप क्या होती है, फिक्स होती है।
हमें पता है कि हम किसी भी सॉलिड चीज को कभी भी क्या कहते हैं ना उसकी वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये पेन है, मैं इसको जबरदस्ती किसी छोटे कंटेनर में नहीं डाल सकती क्योंकि ये रिजिड है, इसकी वॉल्यूम स्पेसिफिक है और इसका शेप भी जो है बिल्कुल स्टैंडर्ड है। लेकिन वहीं जब मैं लिक्विड की बात करती हूं तो लिक्विड में हम ये कहते हैं कि ऐसी स्टेट्स ऑफ मैटर जहां पे हमें पता है कि जिसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं है। फिक्स का मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पे अगर 10 लीटर की कोई बॉटल है और उसमें मैंने 10 लीटर की बॉटल में पानी रख रखा है, तो अगर मैं उस पानी को किसी 2 लीटर वाले जार में डालूंगी तो पानी की जो शेप है वो उस 2 लीटर वाले जार की हो जाएगी, राइट। तो यहां पे हम ये नोटिस करते हैं कि किसी भी लिक्विड की शेप जो होती है फिक्स नहीं होती। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने यहां पे वॉल्यूम की बात करी थी, यहां पे वॉल्यूम बहुत मैटर करता है। वॉल्यूम जो होती है इसकी फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट गई और मार्केट से मैंने 10 लीटर की कोल्ड ड्रिंक ली, मान लीजिए, ठीक है। तो 10 लीटर की कोल्ड ड्रिंक ली, घर आके ऐसा तो नहीं है कि मैंने उसे अगर छोटे छोटे ग्लासेस में ट्रांसफर करना शुरू करा तो वो कोल्ड ड्रिंक सिर्फ 10 लीटर से सिर्फ उतने लीटर के ग्लासेस की जितनी हो जाएगी। मान लीजिए 500 ml के ग्लासेस थे तो 500 ml के ग्लासेस की हो जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। या हमने कहीं से 2 लीटर की कोई बॉटल लेकर आए और घर में हमने उसे बड़े बर्तन में रख दिया, 10 लीटर के कंटेनर में रख दिया, तो हम ये सोचेंगे कि हमारा जो लिक्विड है वो 10 लीटर का बन जाएगा। नहीं, क्योंकि वॉल्यूम जो है उसकी उतनी ही रहेगी जो इनिशियल थी। इसीलिए लिक्विड्स की शेप जो होती है वो क्या होती है, वो चेंज हो सकती है लेकिन वॉल्यूम नहीं, राइट। गैसेस जो है वन ऑफ द फेवरेट कंसेप्ट है केमिस्ट्री का, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं गैसेस को, लेकिन हमने बड़े इजी वे में पढ़ना है। गैसेस जो होती है ना ही इनकी शेप कांस्टेंट होती है ना ही इनकी वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। मतलब हम जिस कंटेनर के जिस जार में गैसेस को रखेंगे, सील करेंगे, वो उसी तरीके की शेप भी ले लेगी और उसी कंटेनर का वॉल्यूम ले लेगी। ये गैसेस और वॉल्यूम को हम आगे जब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वाले लॉज पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एवोगैड्रोस लॉ, तो उसमें हम गैसेस को फिर से पढ़ाई करेंगे, राइट। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब मैं कह रही हूं कि मैंने सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। मैं कह रही हूं कि मेरे पास कोई सॉलिड है तो वो बहुत रिजिड होता है, लिक्विड है तो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल या फ्लूइड्स होते हैं, राइट, एनीथिंग जो फ्लो कर पाए। और मैं गैसेस को कह रही हूं इनकी फ्लूइडिटी मैक्सिमम होती है। लेकिन अब मैं ये कह रही हूं कि मेरे नेचर में कोई ना कोई चीजें आपस में रिएक्ट होके कुछ ना कुछ तो चेंज दे रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहां पे हूं और मैं यहां जाके क्या कहते हैं कहीं और स्टेट में चलेगी तो मेरा कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है। तो उसी तरीके से जब हम कोई चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वहां पे भी हमारे डे टू डे लाइफ में चेंजेस होते हैं। तो अब हम उन चेंजेस की बात करेंगे। हमारे नेचर में जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं 2 तरीके के, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। आप देख सकते हैं इस चार्ट में बहुत अच्छे से दोनों चेंजेस के डिफरेंसेस दे रखे हैं। पहला चेंज देखिए, डिफरेंस। अब फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज। अब चेंजेस होते कैसे? अब जैसे देखिए आप गर्मियों का मौसम आ रहा है तो बहुत सारे लोग अब आइसक्रीम खाने के बड़े फेवर में होते हैं, राइट। तो कस्टर्ड लाते हैं, पानी लाते हैं और उसका फिर फ्रीजर में रख के उसको चेंज करके क्या आइस में बदलते हैं या आइसक्रीम्स बनती है, राइट। तो कहीं पे भी जहां पे भी कोई भी चीज आपका कन्वर्टेबल वापस हो जाती है उन सारे चेंजेस को फिजिकल चेंज कहते हैं। तो एक एक करके पहले पॉइंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद रिवीजन करके एमसीक्यूज लगाएंगे। पहला पॉइंट देखिए, अ फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज। टेम्पररी होता है, भाई मैंने सॉलिड से क्या करा, आइस बना दी, सॉलिड आइस होती है उसको मैंने मेल्ट करके लिक्विड बना दिया और उसी लिक्विड को मैंने क्या कर दिया, सॉलिड कर दिया, आइस में बना दिया। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि वो आइस कभी लिक्विड में नहीं बदल सकती और वो लिक्विड कभी आइस में नहीं। तो चेंज क्या है, टेम्पररी होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद वो दोबारा वापस आ जाता है। तो ऐसे चेंजेस जो टेम्पररी होते हैं नेचर में, प्लीज फोकस करना क्योंकि एमसीक्यूज बहुत बार एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं और पूछते हैं इनमें से कि इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है और इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है। वहीं जब हम केमिकल चेंज की बात करते हैं तो यहां पे हमें क्या दिखाई देता है, अ केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। ऐसा चेंज जो परमानेंट हो। भाई मैं पहले बच्ची थी, उसके बाद एडोलेसेंस में आई और अब मैं थोड़ी सी मेच्योरिटी एज में आ रही हूं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं वो मेच्योरिटी एज को दोबारा वापस अडल्ट उसमें चाइल्डहुड में ले आऊं। तो इसका मतलब ये एक ऐसा चेंज है जो परमानेंट है। आपकी एजिंग एक परमानेंट चेंज है। तो कह सकते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में उन चेंजेस को क्या बोला जाता है,
केमिकल चेंज, राइट। दूसरा पॉइंट, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। केमिकल चेंज में हमेशा जब भी रिएक्शन होगी नई चीज बनेगी। बड़ा इजी सा एग्जाम्पल देती हूं, आइसक्रीम का ही। आपने पानी को आइस में बदला, ऐसा है कि पानी था वो आइस में ही बदला, कोई नई चीज तो नहीं बनी। लेकिन आपने उस पानी को क्या कहते हैं, लेट्स से उसके अंदर कोई केमिकल डाल के क्या कर दिया, मिक्स कर दिया और उसे हीट कर दिया। तो कहीं ना कहीं चेंजेस में आपने केमिकल का यूज करके उस चेंज को अब क्या कर दिया, न्यू सब्सटेंस को फॉर्म कर दिया। तो वहां पे क्या हो गया, दैट इज अ केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, हम खाना खाते हैं, खाना खा के हमारी जो बॉडी पहले जो खाना खा रही थी, डाइजेशन के बाद हमारी बॉडी कुछ और चीजों को एक्सक्रीट या और चीजों को बनाएगी। तो इसका मतलब हम जो पुरानी चीज ले रहे हैं और जो नई चीज हमारी बन रही है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो उसे कहते हैं हमारा केमिकल चेंज। यहां पे नो चेंज इन मास, बड़ी इजी सी बात है, जितना पानी लिया उतनी ही बर्फ बनेगी। और एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे अच्छे से, एक बार पहले डिटेल में कॉमन एग्जांपल से लेंगे। तो यहां पे हम कह रहे कोई भी चीज नई नहीं बनती। हमें पता है कि इसको, जैसे जितने भी हमारे नेचुरल फिनोमिनाज, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये सारे के सारे प्रोसेसेस होते हैं जो, वो सारे के सारे नेचर में क्या होते हैं, सेम मास पे होने वाले होते हैं। तो इसीलिए ज्यादातर ये फिजिकल चेंज है। फॉर एग्जाम्पल, अब गर्मियां बढ़ रही है तो इवेपोरेशन होगा। तो इवेपोरेशन क्या, एक तरीके से हमारा जितना पानी लिया गया है उतना ही इवेपोरेट हो रहा है। तो इसका मतलब मास से हम छेड़छाड़ी नहीं कर रहे, तो इसीलिए उसे बोलते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में मास चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना बनाते हो, कुकिंग करते हो, इतनी मैगी लेते हो, बनती इतनी सी है, तो क्या हो गया, उसमें मास चेंज हो गया ना। कुकिंग, जहां पे आपने क्वांटिटी के साथ क्या कर दिया, छेड़छाड़ कर दी, वहां पे आपका केमिकल चेंज हो जाता है। स्पेशली जो चीज रिवर्सिबल नहीं हो पाए, टेम्पररी नहीं हो, उसे कहते हैं केमिकल चेंज। नो एनर्जी और अ स्मॉल एनर्जी की जरूरत होती है। मतलब हमें इन रिएक्शंस को करने के लिए डे टू डे लाइफ में इवेपोरेशन होता है, सन है, जरा सा हीट एनर्जी होती है, इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन जैसे हमें बर्निंग करनी है, कुकिंग करनी है, ये सारे के सारे प्रोसेस में हमें एनर्जी थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ती है। तो इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है केमिकल चेंज, राइट। अब देखो एग्जाम्पल बड़े अच्छे से दे रखे, आइसक्रीम भी दिख रही है बड़ी अच्छी सी, देख लो। मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम एंड लाइटनिंग ऑफ बल्ब आर फिजिकल चेंजेस। बल्ब को ऑन करा, ऑफ करा, पता है कि ऑन होके ऑफ होना और ऑफ होके ऑन होना है। यहां पे अपना केमिस्ट्री वाला, इलेक्ट्रिकल वाला कंसेप्ट मत लगाना कि इलेक्ट्रिसिटी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट पास हो रहा है, वो नहीं लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल चीजों पे ध्यान देना है कि आपने बल्ब को ऑन करा, ऑफ करा, इसका मतलब कोई भी चीज टेम्पररी है, वो आप ऑन को ऑफ कर सकते हो जब तक बल्ब फ्यूज ना हुआ हो, ठीक है। तो वो होती है टेम्पररी चेंजेस। लेकिन केमिकल चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ फ्यूल, पेट्रोल हमारा एक केमिकल चेंज है। हम डालते पेट्रोल है, 2 दिन बाद घूमने गए तो पेट्रोल पूरी टंकी खाली, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा केमिकल यूज हो गया, खत्म हो गया, वापस नहीं बना, वो दोबारा नहीं बन सकता। तो पेट्रोल, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स हमारे क्या है, केमिकल चेंजेस, राइट। तो ये सारे के एक्सप्लोसिव, बर्निंग, कुकिंग, मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल्स दे दिए। तो ये होते हैं हमारे फिजिकल चेंजेस। चलिए अब पढ़ना है सब्सटेंसेस, कैसे कैसे मैटर हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस, डिटेल में ज्यादा नहीं पढ़ना पर बेसिक को बहुत अच्छे से ध्यान में देना है। एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस और एक होते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। अभी मैंने सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की बात करी, तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस जो होते हैं ये फिजिकल क्लासिफिकेशन आती है मैटर की। जब हम प्योर और इम्प्योर की बात करते हैं तो ये कौन से क्लासिफिकेशन में आते हैं, ये केमिकल क्लासिफिकेशन में, कि भाई जो हमने सॉलिड लिया या लिक्विड लिया या गैस ली, वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है या गैस फॉर्म में या इम्प्योर फॉर्म में, राइट। तो अब हमें ये देखना है कि ये सॉलिड को अगर हम केमिकली देखेंगे तो ये कैसे कैसे कैटेगरीज में आ सकता है। तो अब सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस। एक प्योर सब्सटेंसेस का बड़ा इंटरेस्टिंग सा केमिस्ट्री का एक वर्ड सुना है आपने। प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन में ही प्योर वर्ड आता है। कोई भी ऐसा कंपोनेंट या ऐसी एंटिटी जो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हो, जिसके अंदर उसके एटम्स जो हैं प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हो, उन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल अब हम आई थिंक 4th या 5th चैप्टर है, उसमें जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल सिर्फ एलिमेंट्स की बनी होती है,
कहीं पे मॉलिक्यूल कंपाउंड टेबल नहीं लिखा रहता, एलिमेंटल टेबल बोला जाता है, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, राइट, मैटर का प्योर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, बड़े सिंपल वे में, जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हो तो आप हमेशा मेटल्स को ऐसे देखते हो, सोडियम हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जबकि हम डे टू डे लाइफ में ऑक्सीजन को कभी O नहीं पढ़ते हैं, हमेशा O2 पढ़ते हैं ना ऑक्सीजन के टर्म में। तो O2 इज नॉट एन एलिमेंट, राइट। कोई भी ऐसा सब्सटेंस ऑक्सीजन जैसे हो गया, ये होते हैं आपके प्योर सब्सटेंसेस जो सिंगल फॉर्म में अपने प्योर एंटिटी में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो यहां पे हो गया आपका एलिमेंट्स की बात। एलिमेंट्स के साथ ही इनका एक बड़ा भाई आता है जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। दोनों को साथ में पढ़ेंगे क्योंकि दोनों का कनेक्शन है साथ में, ठीक है। पहले कंपाउंड्स बोल देती हूं। जब भी कोई दो सेम एलिमेंट या दो डिफरेंट एलिमेंट्स, प्योर एलिमेंट्स आपस में मिक्स हो, उसे बोला जाता है कंपाउंड्स, ठीक है। तो भाई फिर ये मॉलिक्यूल कहां से आया? अब मॉलिक्यूल भी कंपाउंड का ही पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं O बोलूं तो O होता है आपका एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है, लेकिन वही मैंने O2 कर दिया जहां पे मैं कह रही हूं कि दो एलिमेंट को मिक्स करके मैंने एक नया कोई सब्सटेंस बनाया, इसे कहते हैं कंपाउंड। अब O2 अपने नेचर में सबसे शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट फॉर्म में जो एग्जिस्ट करती है वो O2 करती है, तो इसीलिए कंपाउंड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को मॉलिक्यूल बोला जाता है। इसलिए O2 को कभी एलिमेंट नहीं बोला जाता, O2 को बोला जाता है इट इज अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, अब तुम बोलोगे कि मैम O ही हो सकता है, इसके अलावा लेट्स से मैंने दो हाइड्रोजन ले लिए और एक ऑक्सीजन ले लिया। सिंपल एग्जांपल से पढ़ेंगे जिससे चीजें कंफ्यूजिंग ना लगे, ठीक है। तो यहां पे H2 और O2 लिया मैंने, ठीक है, और मैंने इससे पानी बना दिया H2O। सबको पता है फॉर्मूला, बैलेंस नहीं कर रही हूं, अभी सिर्फ केमिकल को देखेंगे। हम ये देख रहे हैं कि हम एक हाइड्रोजन का एटम मॉलिक्यूल और दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को मिक्स करके एक वाटर बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वाटर जो है, अब ये क्या मॉलिक्यूल या कंपाउंड नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स की भी एक क्लासिफिकेशन आती है। एक होते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जहां पे, या कंपाउंड्स जहां पे हम दो सेम एलिमेंट से कंपाउंड बनाते हैं। वाटर भी एक तरीके का मॉलिक्यूल है, कंपाउंड की ही फैमिली का, लेकिन वो एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने क्या, दो एटम्स लिए हैं लेकिन डिफरेंट वाले, तो इसे कहते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये सारी की सारी कैटेगरी आपकी किसकी है? ये सारी की सारी कैटेगरीज आपकी मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स की हैं। इसके बाद जो हमने पढ़ने हैं लिक्विड्स, गैसेस और सॉलिड्स में कैटेगरी की सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। देखिए, आपने बहुत पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज जूनियर क्लासेस में पढ़ी थी और इसी में हम थोड़ा सा अपना आगे का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सॉलिड्स अभी पढ़ा, जिसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं। अब इस सॉलिड्स के अंदर भी पैकिंग की वजह से, मतलब दो तरीके के सॉलिड डेवलप हो जाते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है एमॉर्फस। ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा सा इनकी अरेंजमेंट की दिक्कतों की वजह से, मतलब जैसे ये रह रहे हैं मॉलिक्यूल्स, इनको रहने में क्या हो रही है, अलग अलग ओरिएंटेशन दी गई है, जिसकी वजह से सॉलिड कितने तरीके के बन जाते हैं? दो। क्रिस्टलाइन वर्ड से हमें यह समझ में आता है कोई भी चीज जो क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करी हो। तो हमारे जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, जैसे NaCl हो गया, राइट, इसके अलावा कोई भी मेटल, जितने भी मेटल्स होते हैं, कॉपर, जिंक, सोडियम, जितने भी मेटल्स है, ये भी हमारे किसमें? क्रिस्टलाइन में आते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक शेप में है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स वो होते हैं जो दिखते तो सॉलिड्स है लेकिन रियलिटी में सॉलिड्स होते नहीं है, इसीलिए इन्हें सुपर कूल लिक्विड्स भी बोला जाता है। एमॉर्फस सॉलिड्स में एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है। जो अरेंजमेंट हम करते हैं ये फिक्स नहीं होता, लॉन्ग रेंज नहीं होते। लॉन्ग रेंज को ज्यादा पढ़ना नहीं है क्योंकि ये पार्ट फिर आपका
एक्स्ट्रा आ जाएगा। आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि इनकी जो ओरिएंटेशन होती है, या आप बोल सकते हो इनकी जो फिक्सिंग एटम्स की जो क्वालिटी होती है, वो एज क्रिस्टल्स की तरह नहीं होती, बिल्कुल रेंज में इनकी अनऑर्डरली या अनइवन बोल सकते हैं वो होती है। इसमें बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं ग्लास। आपको पता है कि ग्लास दिखता दूर से बड़ा अच्छा सा है, सॉलिड की, अरे भाई ये तो सॉलिड होना चाहिए। अब पूछे कौन से तरीके का सॉलिड है भैया, तो ये क्रिस्टलाइन है कि एमॉर्फस है। ग्लास वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स के। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए कि ग्लास, अगर गर्मियों में आप देखते हैं कि ज्यादा हीट होती है, तो थोड़े दिनों बाद वो ग्लास के शीशे जो है चटकने लग जाते हैं, या आप एक तरीके से देखिए लूज होने लग जाते हैं विंडो के कॉर्नर से। रीजन क्या होता है? क्योंकि कॉर्नर से हीट क्या हो जाती है, मेल्ट करके एक जगह ग्रेविटी की वजह से डिपॉजिट होने लग जाती है। तो इसका मतलब अब ऐसे कौन से सॉलिड हो गए जो भाई मेल्ट हो गए, तो इसका मतलब एमॉर्फस सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। तो ये दो तीन चीजें जो आपको बस याद रखनी है कि सॉलिड्स के अंदर दो तरीके के सॉलिड्स आते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं और एक एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में बेस्ट एग्जांपल आप डायमंड देख सकते हो। बाकी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें अगर कोई एग्जांपल या क्वेश्चन आया तो हम उसमें भी सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए, हम एलिमेंट्स की बात कर रहे थे। एलिमेंट्स मैंने बोला कोई भी सब्सटेंसेस जो अपने प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हो, राइट, उन्हें कहते हैं एलिमेंट्स। आज के टाइम पे जितने एलिमेंट्स हमारे डे टू डे लाइफ में अवेलेबल है वो है 118 एलिमेंट्स। मतलब आप बोल सकते हो कि पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ इन 118 एलिमेंट से ही बनी हुई है। मतलब जितनी भी रिएक्शन हमारी, आपकी, मेरी, दुनिया की, नेचर में जितने भी रिएक्शंस हो रही हैं वो सारी की सारी इन्हीं एलिमेंट्स की वजह से हो रही है। एलिमेंट्स में अब हम थोड़ा सा डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे क्योंकि इससे एनडीए के क्वेश्चन ज्यादातर फ्रेज होते हैं। एलिमेंट्स में जब भी हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, जो चैप्टर हम अभी पढ़ेंगे दोबारा, लेकिन हम थोड़ा सा इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन पहले पढ़ लेते हैं। एलिमेंट्स के अंदर आप पढ़ते हो सबसे पहले मेटल्स, एक होते हैं नॉन मेटल्स और एक होते हैं मेटलॉइड्स। अब इनके बारे में बहुत बार आपसे एनडीए में पूछ लिया जाता है कि कौन सा मेटल है, मेटल की क्वालिटी क्या है, नॉन मेटल की क्या होती है और मेटलॉइड्स की क्या होती है। तो यहां पे 5 से 6 टर्म्स है जो आपको मेटल्स के बहुत अच्छे से याद रखने हैं। पहली चीज हार्डनेस। आप भाई जब भी कोई मेटल देखते हो तो दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि कोई चीज जो बड़ी हार्ड है। जैसे आयरन देख लो भाई, ठीक है, जिंक देख लो, और जिंक के अलावा बहुत सारे मेटल है, कॉपर देख लो, क्रोमियम, टाइटेनियम देख लो, ठीक है, और मैग्नीज देख लो। तो ये सारे के सारे मेटल्स बड़े हार्ड देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा अब आपके पास एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। कहीं ना कहीं कुछ मेटल्स ऐसे भी है कि दिमाग में मेटल आता है और आप बोलोगे कि मैम ने तो बोला है कि दे आर ऑल हार्ड इन नेचर। ऐसा नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट कौन से, फर्स्ट ग्रुप वाले एल्कली मेटल जो हम पीरियोडिक टेबल में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कि ये वाला जो ग्रुप होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक ही एक ऐसा मेटल है जो क्या कह सकते हो आप, लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, जो कि होता है आपका मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द ओनली एलिमेंट, या कह सकते हो इट इज द ओनली मेटल। अगर हम एलिमेंट में बोलें कि एलिमेंट के अंदर ये क्या है, एक मेटल है ऑफ कोर्स, लेकिन अब ये मेटल जो है ये क्या एग्जिस्ट करता है, एज अ लिक्विड। तो हमने यहां पे बस एक ये एक्सेप्शन केसेस के कुछ मेटल्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ बहुत होती है मेटल्स के अंदर, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आयरन देख लो, ग्रिल्स बनती है, गाड़ियां बन रही है, बहुत सारी चीजें बन रही है, ठीक है। स्टेट ज्यादातर मैंने आपको बता दिया सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन, एक्सेप्ट कौन सा केस है, लिक्विड मर्क्यूरी का। क्लियर? साउंड बड़े इंटरेस्टिंग सी चीज होती है, दे आर सोनोरस इन नेचर। ये बड़ा अच्छा सा फैंसी सा टर्म देखने को मिलता है, सोनोरस। सोनोरस क्या होते हैं, कोई भी चीज जिसे हम हिट करें, जैसे अगर मैं कभी हिट करूं जोर से तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो मेटल्स की ये क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है। एक फेवरेट क्वालिटी जो मेटल्स की हम आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज करते हैं, कंडक्टर्स। मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स।
राइट। कंडक्शन में हम ये बोलते हैं कि दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट फ्यू जो कि आपके एनडीए में आई थिंक मुझे नहीं लगता कभी पूछे गए हैं, लेकिन ये पूछा जाता है कि कभी कभी कि विच इज द बेस्ट कंडक्टिंग मेटल, तो आप ये लिखोगे कि सिल्वर, जो सिल्वर होता है आपका वन ऑफ द बेस्ट होता है कंडक्टर। लेकिन अगर सिल्वर की सारी वायर सिल्वर की होने लग गई तो हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा चोरियां सिर्फ चांदी की वायर्स की हो जाएंगी। ऑल्दो सिल्वर इज अ वेरी गुड बेस्ट कंडक्टिंग, लेकिन वी गो विद द सेकेंड बेस्ट, दैट इज कॉपर। ठीक है, Cu। फिर दूसरी चीज मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब आप मेटल को, आपने देखा वो लोहार जो होते हैं वो वेल्डिंग वाले, वो कैसे जोर जोर से पीट पीट के उनको शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, टीन मतलब वो जो टिन्स आती हैं उनकी शीट्स बनाते रहते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी। जितने भी ये सारे टर्म्स हैं आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, सुपर साइंस में बहुत अच्छे से आपको ये सारे टर्म्स दे रखे हैं। आपको यहाँ वीडियो में ये समझना है कि एग्जैक्टली इन टर्म्स का मतलब क्या है और कैसे आप इन टर्म्स को पढ़ के अपनी बुक्स को फिर रेफर करेंगे, राइट। एक डक्टिलिटी होता है, डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है, ये वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉपर की वायर हो गई, ठीक है, एल्यूमिनियम की वायर्स हो गई, तो इसका मतलब ये डक्टाइल भी होते हैं नेचर में। क्लियर। डेंसिटी बहुत इनकी क्या होती है, ज्यादातर मेटल्स की बहुत हाई होती है, बहुत मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है इनका बहुत ज्यादा हाई डेंस होते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स आपको पता है कि मेटल जो कि एलिमेंटल सीरीज में आते हैं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है। इसीलिए जितनी भी हमारी प्रेस होती है, आपके कुकिंग अप्लायंसेस होते हैं, आपके जितने भी वायर्स होते हैं जहाँ पे ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है या जहाँ पे हीट का यूज़ होता है, तो वहाँ पे हम मेटल्स को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपने वो टंगस्टन देखा है, आपकी नाइक्रोम, उसकी नाइक्रोम की वायर्स में निकल एंड क्रोमियम को भी ऐड किया जाता है, ठीक है। टंगस्टन को आपको हीटर्स के अंदर लिया जाता है, बल्ब्स के अंदर आपको टंगस्टन देखने को मिलता है, तो ये यही रीजन है क्योंकि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स की जो हमने अब पढ़नी है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की, सबसे पहली चीज, अगर हम किसी मेटल को किसी ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत प्रेजेंट रहती है, तो अगर हम किसी ऑक्सीजन को रिएक्शन विद ऑक्सीजन, किसी मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो हमेशा हमें ऑक्साइड देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कॉपर ले लिया सिंपल वे में और अगर मैंने इसको ऑक्सीजन दे दी तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अगर मैंने मैग्नीशियम ले लिया ऑक्सीजन के साथ तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब दो एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए, दो एग्जाम्पल्स आप भी करेंगे। इसमें आप पोटाशियम एंड सोडियम को भी देखेंगे कि सोडियम और ये कैसे बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ और क्या ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्लियर। बट आपको ये ध्यान रखना है कि मेटल जब भी रिएक्ट होता है किसके साथ, किसी भी ऑक्सीजन के साथ, तो वो ऑक्साइड बनाता है, राइट। तो मेटल हमेशा ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिएक्शन करेंगे जो हम पढ़ेंगे कि कुछ मेटल्स ऐसे क्यों होते हैं कि जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं और कुछ मेटल्स ऐसे क्यों होते हैं जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। कभी कभी ये दिमाग में आता है ना कि मतलब हमारी बॉडी में हम सिर्फ गोल्ड और सिल्वर को ही क्यों प्रेफर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आयरन की रिंग पहन लेंगे या कुछ, पर इससे ज्यादा आपने कभी नहीं देखा कि सोडियम या कैल्शियम की चीजें पहन रहे हैं, राइट। ऐसा होता है। तो कभी कभी दिमाग में ये आता है क्वेश्चन, क्यों गोल्ड को, ऑब्वियसली गोल्ड रेयर है और प्राइसी है, रीजन इसलिए क्योंकि वो कम एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में, उसकी अबंडेंसी कम है तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी दिमाग में कुछ केमिकल वे में भी आता है कि ज्यादा मतलब इस स्टोन को अपनी बॉडी से नहीं लगा के रखते, कभी इस मेटल को ज्यादा अपनी बॉडी से लगाओगे तो क्या रीजंस होते हैं। रीजन होता है इसका, मैं बता दूं, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज एक छोटी सी सीरीज है जो आप क्लास 9th या 10th में सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हो। शॉर्टकट कैसे पढ़ना है कि कौन सा मेटल है जो नेचर में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल ऐसा है जो नेचर में सबसे कम रिएक्टिव है। तो देखते हैं, चलिए। सबसे पहले केदारनाथ का माली आलू जरा
फीके से भी आता है, टिन यूज करते हैं, कभी कभी क्रोमियम भी आता है, पर उसको इग्नोर करेंगे। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ये हाइड्रोजन जो है ना, ये हाइड्रोजन हमें एक तरीके का स्टैंडर्ड चार्ट देती है। जितने भी ऊपर वाले होते हैं ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। हाइड्रोजन के नीचे आपके पास जो सीरीज आ जाती है वो होती है कॉपर, देन मर्क्यूरी, देन आता है आपका सिल्वर, गोल्ड एंड देन प्लैटिनम। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के जो नीचे वाले एलिमेंट्स है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो बस आपको ये याद रखना है, जितने भी हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए आप देखिए कि गोल्ड, सिल्वर जो है इनको एक्सट्रैक्ट करना भी नेचर से इजी रहता है, क्योंकि ये ज्यादातर नेचर की किसी भी गैस या किसी भी ऑक्सीजन जो कि प्रेजेंट रहती है नेचर में रिएक्ट नहीं करती। तो इस वजह से क्या हो जाता है, आपका क्या जो नीचे के एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इसमें दो तीन चीजें और पढ़नी है आपको, बहुत सिंपल वे में पढ़नी है। पहली चीज कि अगर आप किसी भी मेटल को पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो हमेशा हाइड्रो ऑक्साइड्स देते हैं। ये स्टैंडर्ड चीज है, लेकिन इसमें भी कैटेगरी आती है कि कौन सा मेटल ठंडे पानी में देता है, कौन सा कोल्ड में। लेकिन अभी हम सिर्फ स्टैंडर्ड चीजों की बात करेंगे, बेसिक से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सोडियम को, मेटल है, पानी में डाला तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, साथ में क्या चीज लिबरेट होती है, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरी चीज, कोई भी मेटल जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एसिड मतलब सारे मिनरल एसिड वाले, सल्फ्यूरिक एसिड और सिर्फ HCl। इसमें अब आप बोलोगे मैम नाइट्रिक एसिड नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। नाइट्रिक एसिड कभी भी किसी मेटल के साथ एज एन एसिड नहीं लेना। इसमें जो एसिड हम लेंगे इट विल बी ओनली सल्फ्यूरिक एसिड एंड ओनली HCl। दीज टू एसिड्स आर दी ओनली एसिड्स जो मेटल के साथ हमेशा मेटल ऑक्साइड्स तो देंगे ही देंगे, मतलब सॉल्ट एक फॉर्म तो करेंगे, लेकिन साथ में क्या करेंगे, एक और गैस को लिबरेट करते हैं जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपकी सुपर साइंस वाली नोटबुक में केमिस्ट्री वाले पार्ट में बहुत अच्छे से दे रखी है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ के फिर वहां रेफर करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा और चीजों को लर्न करना ज्यादा बेटर हो जाएगा। क्लियर? तो अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसके लिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने प्योर सब्सटेंसेस में पढ़े एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के अंदर हमने मेटल्स जो हमने पढ़े, बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटीज पढ़ी उनके बारे में। ठीक है, मेटल्स को पढ़ना वैसे बच्चे बहुत वास्ट है, लेकिन हम कम टाइम में कोशिश करेंगे कि सिर्फ कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कॉपी करें। फ्यूचर में जब हम प्रॉपरली एक एक चैप्टर का अगर कभी बनाते हैं तो हम पूरा डिटेल में एज लाइक मेटल्स की रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी ये आपका बिल्कुल एक कह सकते हैं एक तरीके से एक फुल फ्लेजेड एक समरी कह सकते हैं केमिस्ट्री की, बट इसमें अगर आपको और अपने एफर्ट डालने हैं तो नेवर माइंड, हम आगे और मेटल्स की और नॉन मेटल्स की प्रिसाइज वीडियोस भी बना सकते हैं, नॉट एन इश्यू। तो चलिए, हमने मेटल्स पढ़ लिए, तो अब हम नॉन मेटल्स पढ़ते हैं। नॉन मेटल्स क्या होंगे? अब जैसे हम पीरियोडिक टेबल में जब आएंगे तो हम उसमें बड़े अच्छे से पढ़ेंगे कि कितने हमारे सीरीज में नॉन मेटल्स है, कितने हमारे मेटल्स है, कितने हमारी बाकी चीजें हैं। लेकिन नॉन मेटल्स को एग्जाम में या दिमाग में लाने के लिए जस्ट ऑपोजिट चीजें याद रखनी है जो मेटल्स की होती है। हमने मेटल्स को पढ़ा, वो बहुत हार्ड होते हैं, डक्टाइल, मेलिएबल होते हैं, सोनोरस होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। वहीं जो ये नॉन मेटल्स होते हैं सारे के सारे बैक उसके ऑपोजिट होते हैं। ये ना तो हार्ड होते हैं, क्योंकि हमारे जितनी भी गैसेस होती हैं नेचर में वो सारी की सारी किसके अंदर आती है? नॉन मेटल। चाहे आपका ऑक्सीजन हो गया, N2 हो गया और आपके F2 हो गए, जितने भी हैलोजेंस हो गए, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं। एक बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है इनकी, हार्डनेस में ये बिल्कुल फेवर नहीं करते भाई। ये बड़े नॉन मेटल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? दे आर नॉट हार्ड बट एक्सेप्शंस। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, तभी तो केमिस्ट्री पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। एक ऐसा नॉन मेटल है कार्बन के अंदर जो बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज ही करता है। हमने एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आगे पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ते हैं, एक होता है डायमंड और एक होता है ग्रेफाइट। ऑफ कोर्स फ्यूलरीन को भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले इन दोनों पे फोकस करते हैं नॉन मेटल्स की क्वालिटी को बताने के लिए। डायमंड ही एक ऐसा होल सोल नॉन मेटल है, क्योंकि आता कार्बन के अंदर है और कार्बन अपने में क्या होता है? एक
एग्जाम्पल चलो यहाँ लिख लेते हैं, नॉन मेटल होता है। तो डायमंड ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो मेटल की क्वालिटी कौन सी शो करता है, स्ट्रेंथ, हार्ड। और हमें पता है हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस आज के टाइम पे जो प्रेजेंट है वो डायमंड है, हीरा, राइट। दूसरी चीज ग्रेफाइट, इसी का छोटा भाई होता है। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। आगे पढ़ेंगे कि एलोट्रोप्स होते क्या हैं, पहले यहां पे ग्रेफाइट को फोकस करते हैं। ग्रेफाइट ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत अच्छा बेस्ट कंडक्टर होता है। इनफैक्ट ये कभी कभी इतना अच्छा कंडक्टर बन जाता है कि नॉन मेटल की जगह मेटल्स में हम इस नॉन मेटल को बहुत अच्छे से प्रेफर करते हैं क्योंकि इजीली अवेलेबल होता है, चीप रहता है। तो आपको पता है, ठीक है, आपकी पेंसिल की टिप में भी जो प्रेजेंट रहता है वो ग्रेफाइट ही होता है। वो जो काला काला कलर का जो पिगमेंट देता है पेंसिल का, वो ग्रेफाइट होता है, लेड नहीं होता, ठीक है। जो लेड पेंसिल बोलते हैं वो लेड नहीं होती, ठीक है बच्चे। चलिए, लस्ट्रस बिल्कुल नहीं होते, कोई भी गैस कभी शाइनी चमकती हुई नजर नहीं आई है, कोई भी लिक्विड हमारा ऑक्सीजन नाइट्रोजन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि लस्ट्रस होते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी मेटल्स की क्वालिटी है सारे के सारे ऑपोजिट होते हैं। स्टेट इनका क्या होता है, ज्यादातर सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर गैसेस। सॉलिड भी होता है, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड में होता है, बड़ा खतरनाक मेटल, वो नॉन मेटल होता है। डे टू डे लाइफ में हम ब्रोमीन को ऐसे नहीं यूज करते, ठीक है। अब यहाँ पे इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होता है एज कंपेयर टू मेटल्स। डेंसिटी इनकी मेटल्स के हिसाब से लो होती है और कलर इनके बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं, स्पेशली हैलोजेंस वाली सीरीज, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में। अब यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयोडीन ही एक ऐसा मेटल है जो सॉलिड है और बड़ा शाइनी है। अभी लस्ट्रस की बात कर रहे थे तो शाइनी, ठीक है, तो आयोडीन है ऐसा। डायमंड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, क्यों, क्योंकि डायमंड अपने आप में हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है और एक लौता एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है नॉन मेटल में जो क्या करता है, जो कार्बन को नॉन मेटल में बड़ा ग्लोरीफाई करता है, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शंस, इसमें सिर्फ दो इंपॉर्टेंट पढ़नी है कि कोई भी नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ मिलता है, फॉर एग्जाम्पल अपना फेवरेट भाई आ गया कार्बन, उसके साथ अगर मैंने ऑक्सीजन को मिला दिया तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे जितने नॉन मेटल्स होते हैं वो भी ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो वो मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। बस यही डिफरेंस है। एसिडिक बेसिक क्वालिटी हम उनकी एसिड बेसिस में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी जेन्युइन चीजें पढ़नी है। इसके अलावा कार्बन के अलावा आप मुझे सल्फर एंड नाइट्रोजन का भी बताएंगे कि कैसे क्या बनता है। जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलके सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा। क्लियर। तो यहां पे हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्वालिटीज पढ़ी। अब आता है बड़ा इंटरेस्टिंग सा टर्म जिसे बोलते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स ये होते हैं ऐसे इंसान या ऐसी लोग एलिमेंट्स के सीरीज में जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों क्वालिटी को गेन करते हैं। मतलब इनके पास मेटल एंड मेटालिक, नॉन मेटालिक दोनों की क्वालिटी होती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है सिलिकॉन, बड़ा अच्छा सा वर्ड है, बोरॉन, आर्सेनिक। ये तीन चार तो ऐसे हैं कि बड़े अच्छे से मेटलॉइड्स होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एल्यूमिनियम मेटल है। दिमाग में सबसे पहले जब एल्यूमिनियम आता है तो दिमाग में ये लगता है कि एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, क्योंकि ज्यादातर एल्यूमिनियम के बर्तन यूज होते हैं और मेटल है तो भाई कंडक्टर है तो इसलिए, ठीक है। नहीं, बहुत कम लोगों को पता होता है कि एल्यूमिनियम एक तरीके का मेटलॉइड होता है। तो ये चीजें भी याद रखनी है हमने। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बाद जो मेटलॉइड्स है इसमें बहुत सारे टेलेरियम, एंटीमनी, राइट, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो हम यहाँ पे मेटलॉइड्स का पढ़ते हैं। अब कंपाउंड्स की हमने क्वालिटी तो पढ़ ली थी। अब हम इम्प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर्स मतलब किसी भी हम दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर दे वो मिक्सचर्स होता है। तो फिर तुम बोलोगे मैम कि एलिमेंट कंपाउंड भी तो वही होता है, जब हम दो एलिमेंट को मिक्स कर दे तो वो भी तो वो मिक्सचर बन सकता है। यही चीजें हमें मिक्सचर और कंपाउंड से अलग करती है। कंपाउंड क्यों प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं या कंपाउंड्स को हम क्यों मिक्सचर नहीं बोल सकते? पहली बात, मिक्सचर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स
एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले मिक्सचर्स को जानेंगे, फिर कंपाउंड से कंपेयर करेंगे कि एग्जैक्टली दोनों में सबसे छोटा और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है। जब हम होमोजीनियस मिक्सचर्स की बात करते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जब भी मैं दो चीजों को मिक्स कर रही हूं, दो कंपोनेंट्स को, मैंने पानी लिया भाई और उसमें सॉल्ट डाला और मिक्स कर दिया, तो ये क्या है भाई? ये एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि मिक्स करने के बाद हमें ये नहीं पता चल रहा कि इसके अंदर कोई चीज डली है कि नहीं। आप लोगों के लिए बड़ा फेमस टर्म होगा, जैसे हम अल्कोहल को वाटर में मिक्स करते हैं, पर फील ही नहीं होता कि ये दोनों मिक्सचर्स क्या है, अलग हो रखे हैं, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं दोनों में ना, मिक्स ही लगते हैं। दूसरी चीज, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जहां पे आप दोनों चीजों में डिफरेंस बता देते हो कि अगर आपने दो चीजें मिक्स करी है तो पहला वाला उसमें मिक्स ना होने के कारण आपको दिखाई दे देगा कि भाई इसमें कुछ डाल रखा है, राइट? जैसे ऑयल इन वाटर हो गया, ठीक है, सैंड इन वाटर हो गया, तो ये होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। इसके बाद आपको होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स से कंपाउंड का क्या लेना देना है? कंपाउंड एक ऐसा टर्म होता है जो एंटायरली डिफरेंट होता है एलिमेंट से भी और आपके मिक्सचर से भी। ऐसा क्यों? पहले तो कंपाउंड जो बनता है हमेशा फिक्स्ड रेशियो में बनता है, सबसे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। भाई मैंने हाइड्रोजन लिया और मैंने ऑक्सीजन लिया, तो मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब ले रही हूं और वाटर बना रही हूं, तो यहां पे हमें दिख रहा है कि यहां पे, सॉरी इसको ठीक करेंगे, यहां पे जब मैं वाटर और ऑक्सीजन को ले रही हूं और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रही हूं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेने के लिए इतने ही केमिकल की जरूरत है और हमारा जो वाटर बनेगा वो H2O ही बनेगा, ठीक है। मैं अगर हाइड्रोजन को दो ना लेके, यहाँ दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ना लेके वो लेके एटम लेके या चेंज कर दूं, बोलो चलो 1.5 ले लूं, 2.5 ले लूं, तो यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और वाटर को ना बोल के मैं यहाँ पे HO लिख दूं, तो भाई ये तो बिल्कुल ही कुछ अलग चीज बन जाएगी, ये तो पानी रहा ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे कंपाउंड जो होते हैं बड़े फिक्स्ड होते हैं, कि मतलब अगर इनको बनाना है तो इनकी क्वांटिटी फिक्स होती है, और जब ये बनते हैं तो इनके पास फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन वहीं हम अपने मिक्सचर्स की बात करते हैं, जब होमो और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स की बात करते हैं, तो भाई मैंने नींबू पानी बनाया, मैंने उसमें नमक मुझे ज्यादा पसंद है तो मैंने नमक डाल दिया, तो मैंने क्वांटिटी को आगे पीछे कर दिया, तो आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस इसीलिए मिक्सचर्स होते हैं। क्लियर? तो यहां पे हम मिक्सचर्स की बात करते हैं। दूसरी चीज हमने ये पढ़ ली कि फिक्स रेशियो में होते हैं, इनका रेशियो फिक्स नहीं होता। इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज पढ़नी है हमने, बहुत छोटा और क्विक पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अभी हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े, उनके अंदर मैटर के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ा, फिर प्योर, इम्प्योर में एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स पढ़ लिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सब हमने कलेक्ट कर लिया। अब मैं कह रही हूं कि चलो मैंने अगर किसी दो चीजों को मिक्स कर दिया, मिक्सचर बना दिया, तो अब मैं अलग कैसे करूंगी? तो इन मिक्सचर्स को अलग करने के लिए एनडीए में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप बताइए कि ऐसी कौन सी टेक्निक है कि जिससे हम इस वाले मिक्सचर्स को अलग करें। ऐसा नहीं है कि जो मेथड आप दो सॉलिड के मिक्सचर को अलग करने के लिए यूज कर रहे हैं वही आप किसी दो लिक्विड के लिए यूज कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसीलिए हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स। पहला मेथड जो होता है क्रिस्टलाइजेशन, बड़ा अच्छा सा मेथड है और ये आपने कहीं ना कहीं सुना भी ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब ये क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? क्रिस्टलाइजेशन ऐसा मेथड होता है जिसमें हम सॉलिबिलिटी के बेस पे डिफरेंस पे, सॉलिबिलिटी डिफरेंस होता है कि डिफरेंस पे हम चीजों को अलग करते हैं। मतलब एक सब्सटेंस पूरा सॉल्युबल हो गया और एक सब्सटेंस क्रिस्टल में रह गया, तो हम क्रिस्टल को अलग कर देते हैं। जैसे हम डे टू डे लाइफ में आप चाय बनाते हो तो चाय पत्ती अलग कर देते हो छन्नी से, तो छन्नी के क्रिस्टल्स अलग चले जाते हैं और पानी पानी अलग हो जाता है। तो ये एक तरीके का मेथड है जिसमें आप क्या करते हो, दो डिफरेंसेस, सॉलिबिलिटी के डिफरेंसेस से क्या करते हो, किसी भी दो मैटर के स्टेट्स को अलग कर सकते हैं। क्लियर? अब यहां पे दूसरा मेथड जो है सेपरेटिंग फनल, बड़ा अच्छा सा है, ये हमने अपने कॉलेज टाइम पे बहुत यूज करा है। सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ये दो लिक्विड्स, टू लिक्विड्स के बीच को अलग करने के लिए होता है, जिसमें ये दोनों लिक्विड्स इमिसिबल होनी चाहिए। इमिसिबल का मतलब ऑयल इन वाटर हो गया, मतलब अगर मैंने पानी और ऑयल लिया है,
अब मैं कह रही हूँ चलो बच्चे इसे घोल दो, वैसे तो घुलेगा नहीं, लेकिन एक तरीके से घुल गया और ऑयल की लेयर ऊपर से आ गई, तो अब आप इसको अलग कैसे करोगे? तो सेपरेटिंग फनल एक तरीके का, मेरी ड्राइंग को थोड़ा सा प्लीज स्पेयर करना, एक सेपरेटिंग फनल एक तरीके की ऐसी ट्यूब होती है और यहाँ पे कॉर्क लगा रहता है और यहाँ पे भी एक स्टॉपर जैसा लगा रहता है। क्या होता है, यहाँ पे हम दोनों लिक्विड्स को डालते हैं तो पानी वाला तो नीचे चले जाएगा डेंस लेस होने की वजह से, और ऑयल वाला ऊपर को रह जाता है। तो इसीलिए हम कॉर्क को ऑन करते हैं और पानी वाला हिस्सा निकाल लेते हैं और ऑयल वाला पार्ट हमारा अलग रह जाता है। तो दिस इज व्हाट सेपरेटिंग फनल के थ्रू। अब करेंगे सब्लिमेशन, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ये तो आपने शायद छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सॉलिड डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। ठीक है, तो हम इसको भी अलग कर सकते हैं। जैसे कोई भी सब्सटेंस हमारा जो डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो अगर आप वो किसी चीज के साथ मिक्स हो रखा है तो उसको हम सब्लाइम करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और बाकी हमारा एज इट इज जो बाय प्रोडक्ट है वो रह जाता है। क्लियर? तो सब्लिमेशन में हम क्या करते हैं कि जब भी किसी भी सेपरेशन मिक्सचर्स का करते हैं जिसमें एक सब्लिमेशन वाला वोलेटाइल सब्सटेंस रहता है लेकिन दूसरे को भी सब्लाइम वाला नहीं होना है, एक नॉन सब्लिमेबल वाला और एक सब्लिमेबल वाला। ज्यादातर आयोडीन से रिलेटेड चीजें यहां पे सेपरेट होती हैं। ठीक है, आयोडीन को सब्लाइम करते हैं अमोनियम क्लोराइड के थ्रू, मतलब से सेपरेट करने के बहुत सारे एग्जांपल्स है जो हम एमसीक्यूज में देखेंगे। फिर एक आता है बड़ा अच्छा सा डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन तो आई थिंक बहुत सुना सुना सा वर्ड है, लेकिन इसके अंदर हम तीन तरीके के डिस्टिलेशन पढ़ेंगे। पहला डिस्टिलेशन होता है स्टीम डिस्टिलेशन, एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और एक होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन। स्पेलिंग कहीं पे गलत लिखी है तो प्लीज इग्नोर करना, शब्दों को समझना है, यहाँ पे ग्रामर नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर आपका वैक्यूम है, क्योंकि वैक्यूम की स्पेलिंग बहुत जगह यू कहीं पे यू हो जाता है। चलो एनीवेज, यहाँ पे जब हम स्टीम डिस्टिलेशन की बात करते हैं तो नॉर्मल डिस्टिलेशन कब करते हैं, ये भी एक प्योरिफिकेशन मेथड होता है कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए, लेकिन स्टीम डिस्टिलेशन तब यूज करते हैं जहां पे एक सब्सटेंस हमारा वॉलेटाइल हो जाता है और एक सब्सटेंस हमारा नॉन वॉलेटाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अल्कोहल एंड वाटर है, मिलाने के लिए आपने उसे मिक्सचर बना दिया, लेकिन अब मैं कह रही हूं चलो दोनों को अलग करो। ठीक है, तो अब कैसे करोगे? ठीक है, तो स्टीम इन ये क्या कहते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन आप क्या करता है कि वॉलेटाइल मतलब कोई भी हीट देने की प्रेजेंस में वो सब्सटेंस इवेपोरेट हो जाए और फिर उसे कंडेंस करके दोबारा क्या कर दिया जाए, कलेक्ट कर दिया जाए, तो वहां पे हम स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं कि एक सब्सटेंस हमारा कम बॉइलिंग पॉइंट की वजह से पहले उड़ जाए, तो वहां पे हम स्टीम डिस्टिलेशन को यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी सिमिलर होता है स्टीम डिस्टिलेशन के जैसा ही, काम दोनों का सेम है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। स्टीम जो डिस्टिलेशन होता है एक वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल के बीच में, दोनों वॉलेटाइल भी हो सकते हैं लेकिन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम यूज करते हैं ये दो और दो से ज्यादा मिक्सेबल लिक्विड्स के बीच में तब एग्जिस्ट करता है जहां पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट दोनों लिक्विड्स का जिसको हमने मिक्स करा हुआ है बहुत कम है। जैसे हो गया आपका एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, हमें जब भी पेट्रोलियम से ऑयल से ये सब चीजें एक्सट्रैक्ट करनी होती है तो कम, इन सब का जो बॉइलिंग पॉइंट है आप देखिए बहुत आसपास होता है, तो जिस वजह से क्या होता है हम कौन सा डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं, फ्रैक्शनल। अगर आपको इनकी डेफिनेशंस या इनका कंसेप्ट पढ़ना है तो सुपर साइंस में बहुत इजीली छोटे छोटे नोट्स दे रखे हैं, तो आप वहां पे जाके भी पढ़ सकते हैं। अब आता है आपका स्टीम डिस्टिलेशन पढ़ लिया हमने, डिस्टिलेशन पढ़ लिया, एक वैक्यूम डिस्टिलेशन होता है। अब वैक्यूम डिस्टिलेशन में बस एक इंपॉर्टेंट सी चीज याद रखनी है, वैक्यूम डिस्टिलेशन काम तो वही करता है डिस्टिलेशन वाला काम, इट इज द प्रोसेस इन विच जो लिक्विड होता है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट जब उसे बॉइल करेंगे तो वो इवेपोरेट तो होगा, मतलब वॉलेटाइल होगा तो वो हीट वेपर्स में बनेगा, लेकिन यहाँ पे हम प्रेशर देते हैं, किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कम कर देते हैं, मतलब हाई प्रेशर देने पे, हम आगे लॉज जब पढ़ेंगे तो उसमें हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के बाद ये वाला लॉ में यूज करेंगे कि जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को हाई प्रेशर देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, वी इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सॉरी डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, आई एम रियली सॉरी, तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाता है लो,
तो कम टेम्परेचर पे हमारी एनर्जी भी कम यूज होगी और वहां पे हम क्या कहते हैं, इजीली उस चीज को ले सकते हैं। क्लियर? तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर में जब भी हम यूज करें तो उस डिस्टिलेशन को वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, शुगर केन इंडस्ट्री में इनको बहुत यूज किया जाता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी ज्यादातर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स में नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा कि क्रोमैटोग्राफी में क्या क्या चीजें यूज हो सकती है। ये भी एक तरीके का सेपरेटिंग मेथड है किसी दो लिक्विड्स में, लेकिन ये किस बेसिस पे होता है, यहां पे बात होती है रेट की, एफिनिटी की। मतलब यहां पे अलग अलग क्रोमैटोग्राफी में हम ये देखते हैं कि किस सब्सटेंस का मूवमेंट ज्यादा होगा तो वो जल्दी मूव करके अलग अलग क्रोमैटोग्राफी से सेपरेट हो जाता है, राइट? तो यहां पे हम यूज करते हैं क्रोमैटोग्राफीज। क्लियर? अब यहां पे अब हमने एलिमेंट्स, फिजिकल चेंजेस हमने पढ़ लिए हैं, क्या कहते हैं, मैटर के स्टेट्स। तो थोड़े से हम अब एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे जिससे आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि एग्जैक्टली हमने करना क्या है। हमने फिजिकल केमिकल चेंज पढ़ लिए, हमने अब थोड़ा सा मेटल्स में एक छोटा सा पार्ट है जो आप ये चार्ट देख सकते हैं, इसको पॉज करके आप इसको क्या कहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना या तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको सुपर साइंस की नोटबुक में बहुत इजीली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का छोटा सा पार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे एलॉयज क्या होते हैं? एलॉय कुछ नहीं होता, जब भी हम दो मेटल को मिक्स करें और कोई नया सब्सटेंस बना दे उन्हीं मेटल्स के थ्रू, उन्हें कहते हैं एलॉय। हमारे डे टू डे लाइफ में इतने एलॉय यूज हो रहे हैं कि शायद हमें भी नहीं पता कि कितने यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ब्रोंज 90% कॉपर 10% टिन, देख सकते हैं हार्ड होता है, ब्रोंज मेडल मिलता है ना वो तीसरे प्लेस में आने के लिए, सो दैट इज ब्रोंज, थर्ड पोजीशन पे आने वाला। तो वो भी एक तरीके का एलॉय होता है। अब ये एलॉय कौन से मेटल से बना है? देखिए कॉपर एंड टिन। ऐसे करके आपको एटलीस्ट इतने वाले एलॉयज तो पढ़ने हैं। ब्रास, स्टील, स्टेनलेस स्टील, आप देखते हो वो ब्लेड्स आती है, रेजर ब्लेड्स आती है, बहुत सारी जगह लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में आप देखिए आयरन, कार्बन एंड क्रोमियम। ठीक है, तो ये डला रहता है। डूरा एल्यूमीन, ठीक है, ये आपके एरोप्लेन बनाने के लिए काम आता है। क्लियर? फिर यहाँ पे प्यूटर होता है, टिन, कॉपर, एंटीमनी, जो हमारे सोवेनियर्स और लस्टर शाइनी होता है, बड़े छोटी छोटी ऐसी चीजों के लिए बनाने के लिए काम आता है। डूरा एल्यूमीन और स्टील से रिलेटेड इनके यूजेस आ सकते हैं, तो ये आपको देखने हैं। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं हम थोड़ा सा एमसीक्यू वाला पार्ट। चलिए फिजिकल केमिकल चेंज से हम स्टार्ट करेंगे। हमने जो 3 चैप्टर्स पढ़े हैं उन तीनों को ही कॉम्बो में एक साथ पढ़ते हैं। Which of the following is not a chemical change? केमिकल चेंज नहीं है। कंबशन ऑफ फ्यूल, यस है, क्योंकि कोई भी फ्यूल अगर क्या करती है, हीट होता है तो वो नई चीज बनाती है, एनर्जी देती है और रिवर्सिबल नहीं है, तो ये है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, एक बार वाटर से आपने क्या ले लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लिए तो आप दोबारा नहीं बना सकते। दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि एक बार ऑक्सीडेशन लूजिंग हो जाए तो दोबारा आप क्या कर सकते हो, वापस नहीं जा सकते। ग्लोइंग ऑफ अ प्लैटिनम वायर, हाँ आप वायर को ग्लो कर रहे हो, जैसे मैंने ऑन एंड ऑफ बल्ब का कंसेप्ट बताया था, सेम चीज यहां पे यूज हो रही है। अगर आप किसी प्लैटिनम वायर को हीट करके या इलेक्ट्रिसिटी देके हीट कर रहे हो और उसे ग्लो करवा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि वो वायर खत्म हो गई है या वो वायर दोबारा नहीं बन सकती, वो दोबारा हीट हो सकती है, दोबारा कूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लोइंग ऑफ अ प्लैटिनम वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? देखिए फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जो रेगुलर होता है, टेम्पररी होता है, अब बनने के बाद कोई भी नई चीज नहीं बनती है। हीटिंग ऑफ कॉपर बाय इलेक्ट्रिसिटी, ये तो फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि आप उसको दोबारा हीट करके ठंडा भी कर सकते हैं और ठंडा करके दोबारा हीट भी कर सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन रॉड, हाँ रस्टिंग ऑफ आयरन रॉड क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि एक बार किसी चीज पे जंग लग जाए तो दोबारा ठीक नहीं हो सकती। बर्निंग ऑफ कैंडल, ऑफ कोर्स केमिकल चेंज है। तो मुझे जहां तक लग रहा है यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए आपका? कंसेप्ट याद करेंगे तो आंसर्स को यूज करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। दिस इज फॉर श्योर। यू हैव टू सी द कंसेप्ट एंड यू हैव टू फोकस कि विच इज द एप्रोप्रिएट आंसर। क्लियर? लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन नाउ। अब ये वाले क्वेश्चंस 3 एमसीक्यूज मैं चाहती हूं कि ये आप खुद करेंगे,
मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? हीटिंग ऑफ आयरन टू रेड हॉट, मैग्नेटिज्म ऑफ आयरन पीस. मैग्नेटिज्म ऑफ आयरन पीस से बता दूं, आप हालांकि फिजिक्स में पढ़ते हैं, किसी भी आयरन पीस को कुछ टाइम के लिए मैग्नेट बनाया जा सकता है, लेकिन मैग्नेटिज्म एक केमिकल चेंज नहीं है, एक फिजिकल चेंज है. आप दोबारा इलेक्ट्रिसिटी, किसी को इलेक्ट्रिसिटी देके मैग्नेट बना सकते हो, किसी भी आयरन पीस को कॉइल को रैप करके बनता है. लेकिन अब आप मुझे ये बताएंगे कि इनमें से केमिकल चेंज नहीं है, एंड ये आप करेंगे. ठीक है, ये वाला पार्ट. अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है. विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ केमिकल प्रोसेस? इनमें से ऐसे कौन सा है जो केमिकल है, मतलब फिजिकल नहीं है? डिस्टिलेशन ऑफ सी वाटर, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इम्प्योर सॉल्ट, प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन फ्रॉम सीवीड एंड सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन. पहले तो चीजों को समझना है कि ये कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कौन कौन से फिनोमेना जो हमने डे टू डे लाइफ में यूज करे थे. जब मैं फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ा रही थी तो मैंने एक चीज बोला था, जितने भी हमारे नेचुरल फिनोमेनाज होते हैं, जैसे हो गया इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, तो ये सारे के सारे हमारे फिजिकल चेंज होते हैं. तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि आयोडीन जैसे ही हमारा सब्लाइम होगा तो हम उसको दोबारा गैस से सॉलिड में ला सकते हैं. सी वाटर को डिस्टिल करके क्या बना सकते हैं, हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. और डिस्टिलेशन ऑफ सी सॉल्टी वाटर को अगर डिस्टिल करेंगे उसे पानी डाल के दोबारा हो जाएगा, कोई नई चीज तो नहीं बन रही है. ठीक है. क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इम्प्योर सॉल्ट, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, जिसमें चीजें वही क्रिस्टल होंगी जो हमें पता है कि यही बनेंगी. ठीक है, हमें पता है कि जिसके क्रिस्टल्स डाले उसी के ही क्रिस्टलाइजेशन होंगे. लेकिन ये देखिए, सीवीड्स एक बार आयोडीन को प्रोड्यूस करते हैं तो दोबारा सीवीड को दोबारा आयोडीन नहीं दे सकते, राइट? तो मेरे हिसाब से ये आंसर क्या होना चाहिए? सी, राइट? लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. ठीक है, ये बड़ा अच्छा सा है डे टू डे लाइफ में, और मैं चाहती हूं इसे आप करेंगे. ये डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स है, इससे अगर स्टार्ट करेंगे तो बाकी एमसीक्यूज करने में इजी नहीं रहेगी. तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन चूज करें जो पहले इजीली डाइजेस्टेबल हो, आप समझ सके. ठीक है, तो यहां पे आप ये वाला पार्ट आप करेंगे. क्लियर? स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिया. अब स्टेट्स ऑफ मैटर के कुछ क्वेश्चंस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? एयर, मर्क्यूरी, मिल्क, सीमेंट. एयर मिक्सचर है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल एयर. बहुत सारी गैसेस मिक्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हमारे 10 पार्टिकल्स, ह्यूमिडिटी की वजह से ह्यूमिड पार्टिकल्स जो होते हैं. आई थिंक यहां पे मिल्क भी एक मिक्सचर हो सकता है. सीमेंट, एयर, आई थिंक यहां पे क्या है, दिस इज अ प्योर एलिमेंट, तो ये आपका मिक्सचर नहीं हो सकता. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? मर्क्यूरी, बिकॉज इट्स अ मेटल. मेटलॉइड्स हमने पढ़े हैं. मेटलॉइड्स की क्वालिटी क्या पढ़ी थी? एलॉयज, कोलॉइड्स ऑफ मेटल होते हैं, एलिमेंट्स हेवियर देन लेड होते हैं, ये एलिमेंट्स हैविंग सम प्रॉपर्टीज. आई थिंक सबसे बेस्ट जो इसमें आंसर जा रहा है, आई थिंक ये जो मैंने बोली थी, मेटलॉइड्स आर दोज जिनके अंदर क्वालिटी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की दोनों होती है. सो द ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन. यहां पे थोड़ा सा हम चीजों को क्या करेंगे, अपनी नॉलेज को बिल्ड करेंगे. ये आयरन वाला पार्ट. अब सुपर साइंस में आपके पास आयरन, जिंक और एक मैग्नीशियम के बहुत इंटरेस्टिंग से यूजेस भी दे रखे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम जो है हमारे क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है. आयरन जो है हमारे किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ब्लड के अंदर, हेमोग्लोबिन. ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेटल है जो अलग अलग विटामिन में प्रेजेंट होते हैं. जैसे विटामिन B12 में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो हम कुछ कुछ मेटल्स ऐसे पढ़ते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में, बॉडी में भी यूज हो रहे हैं, और इनका डे टू डे लाइफ में बहुत बड़ा यूज भी है. ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जो होता है, आयरन अलग अलग आयरन होते हैं, जैसे एक सस्ता, थोड़ा उससे बेटर, उससे बेटर, उससे बेटर. प्योरेस्ट फॉर्म यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज आप ऐड करेंगे और यहाँ पे ये पढ़ेंगे रॉट आयरन सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है आयरन का. क्लियर? ठीक है, बाकी आपको आयरन अगर पढ़ना है, जिंक, फास्फोरस पढ़ना है, तो आई थिंक सुपर साइंस में एक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का बहुत अच्छा सा एक पेज दे रखा है, जिसमें जिंक, आयरन और कॉपर और एल्यूमिनियम के बड़े अच्छे अच्छे वो दे रखे हैं, क्या कह सकते हो आप, एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं. रॉट आयरन की डेफिनेशन भी उसमें क्लियरली दे रखा है कि रॉट आयरन जो होता है वायर्स, एंकर्स, चेन्स, ये सब बनाने के लिए काम आता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी ये मैंने बताया मैग्नीशियम हमारे किस में प्रेजेंट होता है? हेमोग्लोबिन में हमारा आयरन होता है.
इसमें कोबाल्ट होता है, एस्कॉर्बिक एसिड तो हमारा प्रॉपर ऑर्गेनिक एसिड होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्लोरोफिल विल बी द आंसर, ठीक है। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है। अब ऐसे एग्जांपल्स आपके स्पॉन्टेनियस वाले आ सकते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, अ स्टूडेंट बाय चांस मिक्स्ड एसीटोन विद अल्कोहल। एक स्टूडेंट है जिसने एसीटोन एंड अल्कोहल मिक्स कर दिया। अगर आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, एसीटोन एक तरीके का वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है। वॉलेटाइल क्या होते हैं, हीट देने पे क्या बन जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं या वेपर्स बना देते हैं, अगर सिंपल वर्ड्स में बोले। अल्कोहल भी वही है। दिस मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, मिक्स होके पता ही नहीं। फिल्ट्रेशन कब यूज होता है, जब आप एक सॉलिड और एक लिक्विड को करते हैं, या दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस होता है। दोनों एक ही जैसे मिक्सचर्स बिल्कुल एक होमो बना देते हैं, ठीक है। सेपरेटिंग फनल बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दो इमिसिबल के बीच में नहीं हो रहा है, ठीक है। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो सकता। यहां पे जो क्वेश्चन होगा, आंसर होगा आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि आई थिंक जब हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा था तो हमने एक चीज बड़ी अच्छे से पढ़ी थी कि कभी भी दो लिक्विड में जब कम डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है तो दोनों को अलग करने के लिए जो मेथड यूज होता है वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अच्छा, टिनस्टोन एंड वुल्फ्रम, जो ये है वुल्फ्रमाइट इज सेपरेटेड बाय, अब आप जिनको नहीं पता, वुल्फ्राइट शायद आयरन का, इनमें से कोई एक आयरन का है, क्योंकि एटोमिलस गैसेस के लिए यूज होता है, क्रोमैटोग्राफी दो लिक्विड्स के लिए यूज होती है, और नन ऑफ दीज हम मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि इसमें टिनस्टोन एंड वुल्फ्रमाइट है। तो यहां पे कोई भी मेटल को यूज करने के लिए, और जहां पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक मेथड, आयरन आ गया तो मैग्नेट तो आएगा ही आएगा। तो आई थिंक यहां पे मैग्नेटिक मेथड जो है आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर? चलिए इसका भी आंसर आप बताएंगे, क्योंकि ये मैंने अभी करा है, तो मैं चाहती हूँ ये वाला आंसर आप करें, टिक करिए, और प्लीज देखिए कि इसका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे आपके सुपर साइंस में अवेलेबल है। तो मैं चाहूंगी कि अगर ये क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए, उसके अलावा हर चैप्टर के बाद बड़े ब्यूटिफुली आपकी सुपर साइंस की जो बुक है उसमें बहुत अच्छे से दे रखे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप वो क्वेश्चन करिए, और उनको प्लीज एक बार डाउट आए तो कभी भी, तो प्लीज फ्यूचर में उसे रखिए, कि जिससे हम फ्यूचर में उसे डिस्कस कर सके। राइट? चलिए, एनीवेज, आयोडीन बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्सटेंस था, मैंने बताया था कहां काम आता है, सब्लिमेशन, राइट? क्योंकि आयोडीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड से लिक्विड में आ जाता है। क्लियर? अब सॉरी, मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल एंड एसीटोन, ये भी आप करेंगे। मिथेनॉल एंड एसीटोन दोनों ही ऑर्गेनिक लिक्विड है, दोनों में क्या कहते हैं, क्या हो रहा है, सिमिलैरिटी है बॉइलिंग पॉइंट की, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो इसमें क्या यूज करेंगे, तो आप देखिए कौन सा वाला यूज कर सकते हैं, मैंने हिंट दे दी है, देखिएगा। चलिए, वाटर इज कंपाउंड बिकॉज, अब वाटर कंपाउंड क्यों है, कंपाउंड की क्वालिटीज क्या होती है, क्योंकि it exists as solid liquid gas, it contains hydrogen and oxygen, it contains two different elements joined by chemical bonds, it cannot be split up into simpler substances by chemical means। देखिए, water of course, water is compound क्यों है, इसमें आंसर्स आपको 2 या 3 शायद सेम लगे, लेकिन जो सबसे एप्रोप्रिएट और बेस्ट जा रहा है कंपाउंड के फॉर्म में। कंपाउंड कहता है कि किसी फिक्स्ड या किसी केमिकल्स के मिलने के थ्रू ही कंपाउंड बनता है। ऑफ कोर्स वाटर एग्जिस्ट कर सकता है, ऑफ कोर्स, लेकिन वो कंपाउंड की क्वालिटी नहीं है। दिस इज नॉट द क्वालिटी ऑफ अ कंपाउंड, दिस इज जस्ट अ फिजिकल, मतलब कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है, लेकिन अगर आप बोलो 2 डिफरेंट एलिमेंट जॉइंड बाय केमिकल बॉन्ड्स, तो कौन सा हो सकता है? आई थिंक मेरे लिए तो ये बेस्ट जाएगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता, ये इट कैन नॉट बी स्प्लिटेड, इट कैन एब्सोल्युटली बी स्प्लिटेड। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद अब यहां पे हमने कुछ एमसीक्यूज ऐसे पढ़ लिए हैं जो बहुत ज्यादा रिलेटेबल थे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आप सुपर साइंस से भी कुछ और क्वेश्चंस है एमसीक्यूज जिनके आंसर आपके कॉर्नर में एंड में दे रखे हैं, तो आप वो भी करिए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपको कहां पे कितना पढ़ना है, और अगर फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत आती है तो हम दोबारा उसको क्या करेंगे, डिस्कशन में लाएंगे। क्लियर? Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.